नमस्कार, मैं हूं नीलम पांडे और आप देख रहे हैं द प्रिंट। स्वागत है आपका पॉलिटिक्स अनफिल्टर्ड विद डीके सिंह में, जिसमें राजनीति से जुड़े काफ़ी प्रश्न आप हमें भेजते हैं। पूरी कोशिश रहेगी सबका जवाब आपको दिया जा सके। तो पहला प्रश्न के साथ मैं शुरुआत करती हूं, जो डॉक्टर निहाल सिंह हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने भेजा है। वो जानना चाहते हैं, क्या बिहार के मतदाता अब शासन और विकास को जाति और समुदाय से ऊपर देख रहे हैं, या अब भी जाति ही चुनावी परिणाम को प्रभावित करने वाली मुख्य एक तरह से तत्व है। वो ये भी जानना चाहते हैं, क्या युवाओं के बीच तेजस्वी यादव की अपील कितनी मजबूत है, और आरजेडी अपनी पारंपरिक जातिगत राजनीति से आगे बढ़कर क्या विकास पर आधारित राजनीति का विस्तार कर सकती है। और उसी से जुड़ा उनका एक आखिरी प्रश्न है, वो ये जानना चाहते हैं, एक रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार बीजेपी ने अपने 100 उम्मीदवारों को में से 49 का जो टिकट है वो स्वर्ण वर्ग को दिया है। क्या यह सीट वितरण भाजपा के सामान्य जाति प्रधान पार्टी होने की धारणा को और मजबूत नहीं करता है? देखिए, जहाँ तक पहला पार्ट जो क्वेश्चन है कि क्या जी। बिहार बिहार में चेंज हो रहे हैं, ये वो तो रिजल्ट के बाद पता चलेगा। तेजस्वी यादव का यूथ के बीच में क्या पॉपुलैरिटी है, 2020 में था, वो हमने देखा था, काफ़ी एंथुजियाज्म था यूथ के बीच में। इस बार है कि नहीं, एक तो कैंपेन और फुल स्टीम में आए, जाके देखे तब पता चलेगा, बाकी रिजल्ट से पता चलेगा। दूसरा पार्ट जो कहते हैं बीजेपी के बारे में कि सवर्ण या अपर कास्ट को जो 49 टिकट्स दिए हैं, अब उसके बारे में पूछ रहे हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज जो भी है, उनको ज़्यादा ग्राउंड से उनको यूजुअली बेटर फीडबैक होता है। और अभी भी केवल बीजेपी की बात नहीं, अब सारी पार्टीज को देख लें, वहाँ पे इस बार कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा है। जो इनका जो ट्रेडिशनल एक कास्ट बेस रहा है हर एक पार्टी का, अकॉर्डिंगली आप टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे। जो 49 का जो आंकड़ा दे रहे हैं जी। नाउ, 101 सीट्स बीजेपी लड़ रही है। 101 में आपने अगर 49 दे दिया अपर कास्ट को, तो आपको क्या परसेंटेज, क्या ऑलमोस्ट आपने 48-49% आपने अपर कास्ट को दे दिया। अपर कास्ट का पॉपुलेशन क्या है, 15.5% बिहार में है। वो 15.5% में ही 5% मुस्लिम अपर कास्ट है। तो और बीजेपी का लिस्ट देखो, उसमें कोई मुस्लिम कैंडिडेट है नहीं। जी। तो आप जो हिंदू अपर कास्ट को आप टारगेट करें, वो आप बात करें 10.6% बिहार का है। 10.6% जो अपर कास्ट हैं, उसके लिए आपने करीब 48.5% उनको कैंडिडेट्स दिया है। तो अब देख रहे हैं कि अपर कास्ट का जो बीजेपी का रिलायंस उस पर है। अब उसमें देखिए, अब अपर कास्ट को ब्रेकअप अगर कीजिए, अब राजपूत का 3.45% पॉपुलेशन है। बीजेपी ने कितने को टिकट दिया है, 21 को, 21 कैंडिडेट्स फॉर 3.45% पॉपुलेशन राजपूत का। भूमिहार का पॉपुलेशन 2.86%, जो बिहार कास्ट सर्वे जो था 23 का, उसके अनुसार 2.86% पॉपुलेशन, उसके लिए बीजेपी ने 16 कैंडिडेट्स दिया है। ब्राह्मण्स का, जिनका पॉपुलेशन है 3.66%, उसके लिए बीजेपी ने 11 कैंडिडेट्स दिया है। कास्ट का 1% थोड़ा कम है, उसको भी एक टिकट उन्होंने दिया है। तो ये जो 49 जो सीट सब देख रहे हैं देना, ये दिखा रहा है कि बीजेपी जो ट्रेडिशनल वोट बैंक जो रहा है, उस पर कितना ज़्यादा रिलायंस है। लेकिन केवल बीजेपी की बात नहीं है। आप अगर आरजेडी के टिकटों को देखें, तो आरजेडी 143 सीट्स पे लड़ रही है, जिसमें कि आरजेडी ने करीब 70 सीट्स मुस्लिम्स और यादव्स को दिया है। उसमें आई थिंक 51 सीट्स जो है सो यादव्स को दिया गया है, और मुस्लिम्स को 19 सीट्स दिया गया है। अब यादव का पॉपुलेशन क्या है बिहार, 14.5%, 14.27% यादव का पॉपुलेशन है। टिकट्स कितने मिल रहे हैं, 51। मुस्लिम्स का 17.7%, अराउंड 18% पॉपुलेशन, इसके लिए 19 टिकट्स दिया है, मतलब 19 कैंडिडेट्स उतारे हैं। तो वो तो आपको प्रोपोर्शन समझ में आता है, लेकिन वो भी प्रोपोर्शन एक्चुअली कम ही है। अगर करीब 18% अगर मुस्लिम पॉपुलेशन आपने 19 दिए हैं आउट ऑफ 143, तो वो तो थोड़ा कम ही है। लेकिन फिर अब यादव पे रिलायंस देखे कितना ज़्यादा है इनका। आरजेडी का देखिएगा आप, तो आरजेडी में अब जैसे ईबीसीज में जो एक है, और बैकवर्ड क्लास बीसीज और ईबीसीज में जो जेडीयू का एक पकड़ माना जाता है। सो अब जेडीयू का भी देख लें, तो उनका ईबीसीज बीसीज जो उनका बेस ईबीसीज जो रहा है, उनमें देखिए उनको सब्सटेंशियल टिकट देंगे। ईबीसीज को फॉर इंस्टेंस उन्होंने दिया है करीब 22 टिकट दिया है जी, 101 में से। उनका फिर देखिए लव कुश जो उनका कहते हैं, जिस पे एबीसी का कहते हैं, कुर्मी और कुशवाहा का, कुर्मी कुशवाहा का टोटल पॉपुलेशन करीब 7% होगा, लेकिन उसमें 25 टिकट्स दिए हैं, ऑलमोस्ट 25% ऑफ द टोटल टिकट्स उन कम्युनिटीज़ को, जो कि 7% है, बिकॉज उसमें बेस है नीतीश कुमार का, उनमें जो है सो
कुर्मी कुशवाहा उनका एक लव कुश जिनको कहते हैं उनका बेस रहा है। तो पूरा जो जिस तरह से उन्होंने टिकट बांटा है उससे आपको बहुत क्लियरली लग रहा है कि वो ट्रेडिशनली जो उनका कास्ट बेस रहा है, कम्युनिटी बेस रहा है हर एक पार्टी का, ज़्यादातर टिकट्स उनको दिए गए हैं। तो ये बात क्या बिहार के चेंज कर रही है? वहाँ कास्ट फैक्टर नहीं है नहीं है। अब अगर पार्टीज का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो कुछ उससे और तो वो नहीं लग रहा है। जी। हमारे एक और व्यूअर हैं जो अपना नाम हैनिबल बोलते हैं, उनका सवाल है, पिछले 10 दिनों में प्रशांत किशोर की राजनीतिक स्थिति को काफ़ी नुकसान हुआ है। वो कहते हैं जब उन्होंने घोषणा की कि वे किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे, इससे क्या ये धारणा बनी कि वो मैदान छोड़ रहे हैं? क्योंकि कुछ हफ्ते पहले तक वो खुद को राघोपुर से एक तरह से संभावित उम्मीदवार के रूप में पेश कर रहे थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अमित शाह की वजह से उनके कुछ उम्मीदवार नामांकन दाखिल नहीं कर पाए या दूसरी पार्टी में चले गए। इन हालिया मतलब अगर इन घटनाओं को अगर आप देखें तो आपको क्या लगता है उनकी राजनीतिक दिशा और भविष्य पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, भविष्य अभी तो कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, जो रिजल्ट्स आएगा तब देखेंगे। हमने इसके पहले पिछले एपिसोड में इस पे एक्सटेंसिवली इस पर चर्चा काफ़ी की थी बात की थी जी। कि अगर उसको मैं संक्षेप में अगर बोल दूं कि अगर प्रशांत किशोर उन्होंने डिसाइड किया वो नहीं लड़ रहे हैं चुनाव, तो उनका ज़मीन से फीडबैक होगा, लगातार फीडबैक लेते रहते हैं, उनके सर्वेज होते रहते हैं, उनका फीडबैक होगा कि बिना उनके लड़े हुए भी चल जाएगा काम। और प्लस ये चूँकि फेस हैं तो इनको चारों तरफ घूमना है, किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बंध के नहीं रह जाएंगे। तो ये उनका लॉजिक है। आई एम श्योर उनको जो सर्वेज होंगे उनको बैक कर रहा होगा। जी। मैंने उसमें अपनी व्यक्तिगत राय कही थी कि प्रशांत किशोर को लड़ना चाहिए था और सीएम फेस, देखिए ये है कि सीएम फेस हो नहीं हो, लड़ते उसी से वो सीएम फेस हो जाते, उनको अपने आप को सीएम डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं थी। कि आखिर जो भी वोट मिलेगा वहाँ पे प्रशांत, वो मिलेगा प्रशांत किशोर के लिए, फेस वही होंगे। अब नहीं लड़के वो थोड़ा सा वो जो उस तरह का मैसेजिंग जो है ना, वो मेरी व्यक्तिगत राय है कि वो गलत मैसेजिंग जाए कि लड़ क्यों नहीं रहे हैं। जी। तो ये देखिए, लेकिन मेरी राय है अगर प्रशांत किशोर कर रहे हैं, प्रशांत किशोर हमसे बेहतर राजनीति समझते हैं, उनके पास सर्वेज बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे फीडबैक ग्राउंड्स होते हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं। मेरी व्यक्तिगत राय जो भी हो, उन्होंने जो किए हैं उनके पीछे कारण होंगे। और जो आरोप लगाए उन्होंने अमित शाह जी पे, देख अमित शाह बैठे, आपने भी स्टोरी की, आप अपनी स्टोरी की चर्चा कर लेंगे कि अमित शाह ने कितने कैंडिडेट्स को जो है सो मतलब withdraw मनाया। हाँ, तो आप बता दें इनफैक्ट आपने जो किया है। जी नहीं, अमित शाह का दिवाली से ठीक पहले बिहार में ही थे और हमारी स्टोरी इस बारे में बातचीत करती है कि कैसे जो एक तरह से बागी उम्मीदवार हो सकते थे या कुछ जिन्होंने नामांकन भी दाखिल किया था, उन सब के साथ उन्होंने बैठकर बातचीत की और उनमें से काफ़ी हद तक जो उम्मीदवार थे वो मान गए और उन्होंने पार्टी के ही कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उन्होंने कहा कि हम जिसको पार्टी ने टिकट दिया है हम उसके साथ रहेंगे। तो ये हमेशा हर मतलब इलेक्शन में ऐसा होता है, लेकिन अमित शाह को लगा कि ये मुझे खुद अपने हाथों में लेना चाहिए और इसको डील करना चाहिए। उनमें से एक उम्मीदवार जन स्वराज के साथ भी जिनको टिकट मिला था और उन्होंने फिर वापस ले लिया था अपना नामांकन, तो प्रशांत किशोर उसी की शायद चर्चा कर रहे हैं अपने लेकिन ये इसमें। नई बात क्या है, जी। पॉलिटिक्स में चलती रहती है। अगर दूसरी बिल्कुल। पार्टी, अब अपने लोकसभा इलेक्शन में भी देखा, लास्ट मोमेंट में कई पार्टी के उम्मीदवार विड्रॉ कर जाते हैं लास्ट मोमेंट पर, तो उसके बाद अब सूरत में आपने देखा अनकंटेस्टेड वहाँ बीजेपी के कैंडिडेट जीत गए। तो ये तो राजनीति का पार्ट रहा है। जी। हमारा तीसरा प्रश्न है जो हमारे व्यूअर डॉक्टर जलेबी वो जानना चाहते हैं कि भाजपा को लेकर तो समझ आता है कि वह बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और मुख्यमंत्री पद का एक तरह से गंभीर दावेदार भी, लेकिन कांग्रेस जिसके पास केवल 19 सीटें हैं वह किस भ्रम में जी रही है कि उसने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने में इतना समय लगा दिया? देखिए, पहले जो हम लोगों का फीडबैक था, जो कांग्रेस वाले कह रहे थे, वो नहीं चाह रहे थे कि तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करें, क्योंकि उससे वो लग रहा था कि हो सकता है कि नॉन यादव्स जो हैं वहाँ पे वो उस तरह से वोट नहीं दें, कि अगर आप थोड़ा सा आप एम्बिगुअस रखेंगे इसको कि तेजस्वी यादव नहीं भी हो सकते हैं, तो जो जिनको उतना ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं है आरजेडी के खिलाफ, वो शायद वोट दें। तो उनको था कि चूँकि जंगल राज आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री ने आज भी जंगल राज की बात उठाई है और उनकी लेगेसी पुरानी जो रही है, जो बैगेज रहा है जो, तो कि तेजस्वी यादव को अगर नहीं करें तो वेग रखें इसको, तो शायद वो बैगेज उतना ज़्यादा इफेक्टिव ना हो और बाकी लोग भी देखें, शायद कोई दूसरे भी हो सकते हैं। वो कांग्रेस के अंदर की अपनी राय थी, लेकिन फिर बाद में कांग्रेस के अंदर ही काउंटर उसका होने लगा कि भाई आप डिक्लेयर करो नहीं करो, मतलब वो लीड करें कैंपेन, वही बनेंगे सीएम। इसमें लोगों की राय के लोग तो जानते हैं इस बात को, तो आपके नहीं कहने से वो जो उनको नहीं देना चाहते हैं उनके ओपिनियन में कोई चेंज नहीं होने वाला। दूसरा ये और होगा कि भ्रम की स्थिति हो जाएगी जो तेजस्वी के सपोर्टर्स हैं उनमें भी,
तो ये कांग्रेस का शुरू का कैलकुलेशन था। पहला कि तेजस्वी को नहीं डिक्लेयर करके शायद हमें, जो कि टोटल एंटी आरजेडी वोटर्स हैं, शायद उनमें से कुछ कांग्रेस को दे दे, कुछ दूसरी पार्टियों को दे दे शायद, मतलब अपोजिशन ब्लॉक में। वो बाद में कांग्रेस का चेंज हो गया। दूसरा ये भी था कि एक थोड़ा सा प्रेशर टैक्टिक भी होता है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में आप देख ही रहे हैं जितना प्रॉब्लम हो रहा था, कांग्रेस को जितना चाहिए था आरजेडी नहीं दे रही थी, तो एक प्रेशर टैक्टिक भी चल रहा था उस समय। जी, लक्ष्य वर्मा है, ये प्रश्न हमने थोड़ा, आपने इसको ऑलरेडी इसके बारे में बात की है, लेकिन मैं पूरा उनका प्रश्न पूछना चाहूँगी। लक्ष्य वर्मा कहते हैं, क्या जाति कास्ट अभी भी बिहार के चुनाव में सबसे प्रमुख कारक है? क्या ऐसा ही हाल बाकी भारतीय राज्यों में है या बिहार में यह और ज़्यादा गहरा है? देखिए, है तो सारे राज्यों में, लेकिन अब इन्होंने उसका जवाब भी दे दिया। बिहार में बहुत ज़्यादा इंटेंस है। मैं पहले भी अपना एक एनेक्डोट उनको सुना चुका हूँ। 2014 में जब लालू यादव, नीतीश कुमार सब साथ में आ गए थे, तो बीजेपी के एक जो बीजेपी इलेक्शन देख रहे थे वो हमसे मिले थे। अब उनको जब मैंने बताया, उनसे जब मैंने पूछा कि क्या चल रहा है चुनाव में, कहते अरे हम तो स्वीप कर रहे हैं चुनाव को। मोदी जी का एक डबल इंजन का जो एक बहुत बड़ा एक, मैं 2015 के चुनाव की बात कर रहा हूँ बिहार में, कि मोदी जी का डबल इंजन सरकार का बोला बाला चल रहा है, विकास की बात चल रही है। आप कहाँ, आप अभी भी डीके जी लटके हुए कास्ट में। बिहार बदल गया है, आप देख लेना। मोदी जी के आने से हवा ही चेंज हो गई है। खैर 2015 का रिजल्ट आपको पता है। उसके बाद मैंने खोज के फिर उनसे मैं कुछ दिनों बाद मिला कि अब क्या कह रहे थे, क्या हो गया। तो ये 2015 की बात है। पिछले 10 साल, 2020 से भी कोई ऐसा कुछ चेंज नहीं देखा। इस बार क्या चेंज हुआ है, बिकॉज प्रशांत किशोर पिछले 2.5-3 साल से जिस तरह से वो एक बज क्रिएट कर रहे हैं ग्राउंड पे, अब वो रिजल्ट आपको दिखाए क्या प्रशांत किशोर को जो आएगा वोट्स, बिकॉज प्रशांत किशोर, उनका मुद्दा ही वही है कि विकास के नाम पे आप मुझे वोट दो। वो कास्ट वाला नहीं खेल रहे हैं। वो उनको कितने वोट्स मिलेंगे, कितना सक्सेसफुल होते हैं, वो आपको इंडिकेट करेगा कि बिहार कास्ट के ऊपर चली गई है या अभी भी वहाँ की राजनीति वही उसी सीमित है। जी, हमारे एक और व्यूअर हैं जस्ट लिविंग बाय नाम से, वो जानना चाहते हैं राहुल गांधी सीट बंटवारे की चर्चाओं में शामिल क्यों नहीं होते और वे कांग्रेस संगठनात्मक कामकाज में भी सक्रिय भूमिका क्यों नहीं निभाते हैं? अभी थोड़ा सा चेंज हो रहा है। देखिए, सीट बंटवारे की जहाँ तक बात है तो वो ऑब्वियसली उनका शुरू से कांग्रेस का रहा है, या कि इनके अपने सीनियर लीडर्स को डिप्लॉय करते हैं। अब जैसे पहले आपके अल्लाह बड़ू जो इनके बिहार इंचार्ज हैं, अब वो जो डिसाइड करें बिना राहुल गांधी कंसेंट के नहीं करते। वो सारा यहाँ से कंट्रोल करते हैं, यहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ तक नहीं जा सकते। तब राहुल गांधी ने पहले अब अल्लाह बड़ू को दिया कि काफ़ी पुश करो आरजेडी को, फिर लगा कि पूरा ब्रेकअप हो रहा है, तो फिर उन्होंने फिर अशोक गहलोत को भेजा। तो ये सारा कुछ राहुल गांधी के ही कहने से होता है उसमें। तो ये नहीं कि हाँ डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बैठ के नेगोशिएट करना, वो राहुल गांधी कभी करते नहीं। बाकी पार्टियों में देखते हो कि पार्टी के अध्यक्ष जाके खुद ही उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, मतलब इस टॉक्स में। बिहार में भी देखेंगे अमित शाह से लेकर सब डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गए थे, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं होता। कांग्रेस में एक फैमिली डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होती, वो पास ऑन करती है मैसेज कि मुझे ये करना है, वो करना है। ये कांग्रेस का पुराना एक बेसिकली एक स्टाइल है। लेकिन वही बात फिर से मैं कहूँगा, ये है कि मैं लीडर हूँ, मैं डेलीगेट कर रहा हूँ लोगों को ये काम करने के लिए। तो संगठनात्मक जो भी करते हैं, जैसे अब डीसीसी का, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट्स का जो चुनाव, जो सिलेक्शन हुआ है अलग अलग स्टेट्स में, अब वो राहुल गांधी का आइडिया, राहुल गांधी इंप्लीमेंट करवा रहे हैं, लेकिन वो सामने आके बोलेंगे नहीं। वैसे भी कांग्रेस अध्यक्ष कम से कम, मतलब टेक्निकली तो आप कह ही सकते हैं कि जो डिसीजन लेते हैं वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। टेक्निकली मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, वो डिसीजन लेंगे, लेकिन बेसिकली आपको पता है कि डिसीजन फाइनली कौन ले रहा है सारी चीज़ों में। तो संगठनात्मक जो भी चेंजेज होते हैं, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, वो भी फाइनली आता है राहुल गांधी की तरफ से, लेकिन वो चेहरे नहीं होते। और वैसे भी अभी अगर वो आके कहना शुरू करे कि हमने ये किया है, तो बहुत अंडरमाइन करेगा कांग्रेस प्रेसिडेंट के स्टेटस को। जी, सत्य प्रज्ञान दास का प्रश्न है, जो नारायण मूर्ति, उनके सुधा मूर्ति, उनका जो एक डिसीजन था कि वो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में हिस्सा नहीं लेंगे, उसको ये कहते हैं वो प्रतिक्रियावादी कदम है, रिएक्शनरी मूव उसको वो कहते हैं। यह सर्वे केवल पिछड़ी जातियों के लिए नहीं है, जैसा उन्होंने कहा था। सिद्धारमैया जो कांग्रेस के एकमात्र बड़े नेता हैं, उनकी विचारधारा सामाजिक न्याय पर आधारित है। शायद इस निर्णय को आलोचना करने में सही थे। बेंगलुरु की इंफ्रास्ट्रक्चर समस्याओं को इन सामाजिक न्याय की पहल से नहीं जोड़ना चाहिए। आपसे वो जानना चाहते हैं कि क्या भविष्य में ऐसे सामाजिक न्याय आधारित नीतियों को लागू होने पर हमें
और भी स्वर्ण उद्योगपतियों की नकारात्मक प्रतिक्रियाएं देखने को मिलेंगी। देखिए, इस पे मैंने एक पॉलिटिकली करेक्ट का मेरा लास्ट एपिसोड इसी मामले में था। मैं उसको एम्बेड इसके लिंक हम उसमें कर देंगे, उसको आप जी। देख लीजिए। उसमें मैं जो कह रहा हूँ, ये सोशल जस्टिस का नारा जो है, ये केवल नारा रह गया है। आप मुझे बताएं, कास्ट सेंसस बिहार में भी हुआ था, कास्ट सर्वे, 2023 कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई थी, कास्ट सर्वे होगा, पता नहीं क्या चेंज हो गया। अभी चुनाव हो रहे हैं, अब कितने लोगों को सुन रहे हैं। उधर नीतीश कुमार सीएम थे, तेजस्वी डिप्टी सीएम थे जब ये सर्वे किया गया ना। अभी तेजस्वी इसकी बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार बोल रहे हैं। क्या हुआ सोशल जस्टिस का आपका? इसके पहले आपने सर्वे की बात कर रहे हैं। हाँ, बिहार में ये हुआ कि उसमें आपने 65% आपने कर दिया कि ठीक है, हम रिजर्वेशन बढ़ा के हम इतना कर देते हैं। आपने डिसाइड किया, कोर्ट में जाके उसको जो है सो स्ट्राइक डाउन कर दिया। तेलंगाना में कास्ट सर्वे हुआ, क्या किया तेलंगाना ने कि 42% रिजर्वेशन हम लोकल बॉडीज में दे देंगे। फिर कोर्ट ने उसको स्टे लगा दिया, क्योंकि 50% जहाँ आप मतलब एक तो 50% सीलिंग है, प्लस आपको बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, इसी आप सीधे चल के आप रिजर्वेशन नहीं देते चले जाते हैं। तो ये इसके अलावा जब सोशल जस्टिस अभी कर्नाटक में जैसे हो रहा है, कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशन सर्वे, लेकिन आप इनकी लैंग्वेज को देखिए। कांग्रेस में राहुल गांधी हो या सिद्धारमैया जो भी बात करते हैं, पूरा ये रहा है कि जो ओबीसी को वो नहीं मिला है जो मिलना चाहिए भागीदारी, और इसलिए हम ये कर रहे हैं। उनका पूरा नारा शुरू से ही रहा है। इसके अलावा क्या करेंगे सर्वे में आके? तेलंगाना का कास्ट सर्वे देख लीजिए, बिहार का देख लीजिए। रिजर्वेशन के अलावा इन्होंने क्या बात की है? और रिजर्वेशन अब कितना देर, आप ये भी अब नहीं कहने को तैयार नहीं है कि इसमें कि अब बिहार में प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात की इन्होंने नहीं की। क्या वहाँ पर रिजर्वेशन देंगे? नहीं देंगे। क्या रिजर्वेशन इनफ है? जो एक तो अनसस्टेन लीगली आपको हमेशा अभी अनटेनेबल है, कोर्ट में स्ट्राइक डाउन हो जाएगा अनटिल आप फिर इससे जाके आप 9th शेड्यूल में डालें, उसके लिए आपको सेंटर की जरूरत पड़ेगी। तो सोशल जस्टिस का नारा तो ठीक है, लेकिन आप करना क्या चाहते हैं? तेलंगाना में है, ठीक है, आपने कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। आपके पास सारा कुछ है, आपने क्या किया? बस 42% रिजर्वेशन अपने लोकल बॉडीज में दे। इसके अलावा आपके पास कोई एक टेम्पलेट है कि अच्छा आपके पास सारे आगे सबके नंबर्स, आगे फिर अपने विजन बताएगा उस नंबर्स का करेंगे क्या? सोशल जस्टिस कहने की बात ठीक है, लेकिन सोशल जस्टिस मतलब केवल रिजर्वेशन नहीं होता। सोशल जस्टिस का मतलब वो जो एक एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, उनका पार्टिसिपेशन, उनका वेलफेयर, उसमें आपने आप दिखाएं तो टेम्पलेट। तो इसीलिए आप देखें राहुल गांधी भी अब इतना कुछ आगे बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं उस पर, कि टेम्पलेट अब आगे क्या दिखाएंगे? कि आप बताइए कि ठीक है, हम ये स्कीम ला रहे हैं, ये बेस्ड है, इसका सर्वे के बेसिस पे हम ये कर रहे हैं और ये चेंजेस ग्राउंड पे हो रहे हैं। वो हमने कुछ नहीं सुना इसके बारे में। तो ये कर्नाटक के संदर्भ में वही है कि सिद्धारमैया क्या कर रहे हैं। सिद्धारमैया के पिछले का जो आपके 2 साल से ज़्यादा हो गए उनके कार्यकाल को, उनको देखें क्या उन्होंने क्या किया है। आप यही सोशल जस्टिस सुनते रहते। बेंगलुरु की बात इसलिए आ रही है कि बेंगलुरु आपका जेम है, वहाँ के आपके क्राउन में, वहाँ पे बिजनेस इंडस्ट्री सारे के सारे कह रहे हैं कि जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोग निकलने की बात कर रहे हैं कि यहाँ से इंडस्ट्री हटेंगे। उसमें आप सरकार का क्या रिस्पॉन्स रहा है कि ये सोशल जस्टिस के खिलाफ है और ये समझते नहीं, हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। अरे इंफ्रास्ट्रक्चर को एड्रेस करने में आप बताएं आप क्या क्या करना चाह रहे हैं। सिद्धारमैया इशू को नहीं देख रहे हो, मैसेंजर को देख रहे हैं। इट्स जो कहते हैं ना, शूटिंग द मैसेंजर, कि अगर बिजनेस इंडस्ट्री को प्रॉब्लम हो रही है, वो सही बात कर रहे हैं कि आप पॉट होल्स, गार्बेज पूरा वहाँ किया हुआ है। मतलब अब नारायण मूर्ति हैं, किरण मजूमदार शो हैं, आपके मोहनदास पाई हैं, सब बोलते रहते हैं इशूज को, जो कि जनता बोले तो सुनते नहीं है। जब बहुत बड़े इंडस्ट्री कैपिटल्स बोलते हैं तो इनका जवाब भी उल्टा आता है। अब देखिए कैसे जवाब दे रहे हैं। अब आजिम प्रेम जी को इन्होंने लिख दिया कि भाई आपके विप्रो कैंपस के होके जो है ना, उसके तो हमारा ट्रैफिक अलाउ कर दो, तो थोड़ा सा हमारा रोड पे जो है सो थोड़ा कम हो जाएगा प्रेशर। कहने वाले। अब एक उसके लिए चिट्ठी लिख के आपने जो है सो पूरा पब्लिसिटी कर दिया। बेसिकली क्या करना चाहते कि अच्छा भाई आप इंडस्ट्री वाले बहुत बोलते हो ना, ठीक है आप ही ठीक करके बता दो। ये रिस्पॉन्स है। अब वो कहते हैं कि जिसमें अब वर्ड क्या यूज़ किया सिद्धारमैया ने, डिसोबीडियंस, कि आपने कास्ट सर्वे में नहीं लिया। कास्ट सर्वे कोर्ट भी कह चुकी है कि वॉलंटरी है, ले आप नहीं ले, उसमें पार्टिसिपेशन आप पे है, लेकिन आप उसको डिसोबीडियंस कहते हैं क्योंकि आपने सरकार की बात नहीं मानी। वॉलंटरी है फिर भी आप नहीं कह रहे हैं, तो आप डिसोबीडियंस मानते हैं कैप्टन्स का, मतलब इंडस्ट्री कैप्टन्स को वैसे बोलना है। तो गलत क्या बोलना है? मैं कह रहा हूँ अच्छा सोशल जस्टिस की बात ठीक है, अगर कि सोशल जस्टिस का सही में अगर ये उस तरह का फॉलो कर रहे होते, अगर
इंडस्ट्री की तरफ से कोई पुशबैक आया होता उस पर, तो मैं समझ सकता हूँ। हम्म, लेकिन सोशल जस्टिस में क्या कर रहे हैं, जहाँ जहाँ कास्ट सर्वे हुआ क्या हुआ सोशल जस्टिस में? अभी भी कर्नाटक सरकार से आप पूछ लीजिए कि सोशल जस्टिस आप कास्ट सर्वे के थ्रू कैसे करेंगे? एक ब्लूप्रिंट बताएं। कांग्रेस की सरकार तो तेलंगाना में ही है, वहाँ का ब्लूप्रिंट बता दीजिए, वहाँ पे आपने क्या किया। या बिहार में जो हुआ उसमें तो आप भी उस समय पार्ट थे, मतलब आपकी आरजेडी उस समय पार्ट थी, बिहार में आपने क्या, कौन सा ब्लूप्रिंट है आपके पास में? तो नारों के पीछे छिपने की जो बात है ना, सोशल जस्टिस के नारे के पीछे सरकार छिपने की कोशिश कर रही है, ये इशू है वहाँ पर। जी। गौतम सिंह के 2 सवाल हैं पर, और इंडियन गीक करके हमारे, लेकिन उससे पहले एक व्यूअर हैं जो ये कह रहे हैं कि काफ़ी लोगों ने ये बात बोली है कि पिछले सप्ताह जो आपने नितिन गडकरी से रिलेटेड जो प्रश्न था हाँ, उसके मैंने बारे भी में काफ़ी कमेंट्स पढ़े, जी, तो मतलब मैं चाहूँगी उस काफ़ी पे लोग अगर आप नाराज़ हैं। बताएं कि वो कह रहे हैं कि वो निराश हुए उस जवाब से, और वो कहते हैं कि सीएन एग्रो के बारे में आप ज़रूर देखें और हितों के टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की परिभाषा क्या होती है वो देखें। तो जिस तरह से आपने जो डिफेंड किया उसके बारे में अगर आप कुछ उसमें और। देखिए 2 जी। पार्ट है। पहला पार्ट जो ये इशू होता है कि ये जो माइलेज में प्रॉब्लम होता है एथनॉल ब्लेंडिंग से, E20 वाले इसकी पॉलिसी की बात कर रहे हैं कि उससे माइलेज में प्रॉब्लम होता है, इंजन में प्रॉब्लम होता है, मतलब काफ़ी कुछ प्रॉब्लम उसमें होंगे, इसको आप सॉल्व नहीं कर रहे। तो इसमें मैं एक्चुअली मैं क्वेश्चन देख रहा था, और जी। चूंकि कमेंट्स इतने आए मेरे जी। पिछले इसके बाद ही, हाँ। तो मैंने उसको, देखिए मैं एक्सपर्ट तो हूँ नहीं हम्म, कि मैं आपको बताऊं कि ये हो रहा है, ऑथेंटिक वो नहीं होगा। मुझे कहीं से मैं पॉलिटिकल। पढ़ के लोगों से समझने की कोशिश करूंगा। हम्म, तो एग्जैक्टली क्या टेक्निकली कार में प्रॉब्लम हुई थी, ये मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, मैं नहीं कह पाऊंगा आपको। उसमें मैं जाऊंगा जो कि अवेलेबल डेटा है, सर्वेज हैं, रिपोर्ट है, उस पर मैं जाऊंगा। अभी मैं एक नीति आयोग का 12 अगस्त 2025 का एक मतलब नीति आयोग पीआईबी का बेसिकली पोस्ट है, जी। वो नीति आयोग के इथेनॉल उसमें के ऊपर। एथेनॉल के लिए उस जी। पर बात कर रहे हैं। उसमें देखिए कई कई इशूज उन्होंने इसमें उठाए हैं, जैसे न कई जो उसको एड्रेस करने की कोशिश की। पहले जो बात आती है कि ये मेन जो इनका है कि पोल्यूशन कितना, मतलब इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कितना ऐसे कम होता है। अब ये कह रहे हैं कि नीति आयोग का एक स्टडी है, उसमें है कि सीएचजी एमिशंस जो है शुगर केन और मेज बेस्ड एथेनॉल को लेने में, इससे लेस हो गया 65% 50% देन दोज ऑफ पेट्रोल। फिर पॉल्यूशन रिडक्शन का दिखाई उन्होंने डेटा दिया, मैं इतना टाइम नहीं लूँगा उसमें। फिर एक आता है कि क्या हुआ 2014-15 से अब तक, ये कह रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज में सेविंग्स और कंजर्वेशन वो कर रहे हैं 1.44 लाख करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को जो है सेविंग्स हुई है, कंजर्व किया है इसको, ये गवर्नमेंट का डेटा है। फिर CO2 एमिशन का रिडक्शन हो कर है अप्रॉक्सीमेटली 736 लाख मेट्रिक टन्स। नाउ ये गवर्नमेंट का आप हमेशा क्वेश्चन कर सकता है, बट उनके पास स्टडीज हैं, उन्होंने स्टेक होल्डर से उनसे बात करके स्टडी करके तब ये क्लेम कर रहा है। फिर ये कह रहे हैं कि 20% ब्लेंडिंग के बाद इट इज एक्सपेक्टेड पेमेंट टू द फार्मर्स इन दिस ईयर अलोन, मतलब इस साल ही फार्मर्स को करीब 40,000 करोड़ का पेमेंट होगा, और फॉरेन सेविंग्स इस साल जो है करीब 43,000 करोड़ की होगी। तो वो है, मतलब ये तो आपने गवर्नमेंट के आंकड़े कर रहे हैं आपके। उसके बाद दूसरी बात जो उसमें आती है कि व्हीकल्स का, कि इससे एफिशिएंसी ड्रॉप होती है। इसमें भी इन्होंने कई सारे दिए हैं कि 2021 के बाद से जब पॉलिसी लेआउट करना शुरू किया था, बहुत कैलिब्रेटेड प्लान जब आ गया था लोगों में, उसके बाद से करीब पिछले 4 सालों में व्हीकल की टेक्नोलॉजी जो है सो इम्प्रूव कर रही है। अब उसमें एक मुद्दा है जो कि लोग को सही कह रहे हैं उस मामले में कि आपने 2030 तक E20 होना था, 2025 में आपने कर दिया। तो पुरानी व्हीकल्स में इश्यूज हैं, माइलेज का है, इंजन का है, कुछ और उसमें इश्यूज होंगे, तो इतनी जल्दी होने से कंपैटिबल नहीं है। तो कंपैटिबल होगा। अब धीरे धीरे पिछले 2 साल से जो व्हीकल्स आ रही है E20 कंपैटिबल करके आ रही है, पुराने व्हीकल्स पे असर पड़ रहा है उसका, लेकिन उसमें सरकार का कहना है कि बहुत ही मार्जिनल असर पड़ रहा है, इतना कुछ बहुत ज़्यादा असर नहीं हो रहा है उसमें। अब जैसे ये कह रहे हैं कि देखिए ओनली इन केस ऑफ सर्टेन ओल्डर व्हीकल्स कुछ रबर पार्ट्स और गैस्केट्स को रिप्लेस करना पड़ सकता है, और बहुत ज़्यादा मेजर कुछ नहीं है। ये सरकार का है। देखिए मैं कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर नहीं हूँ कि मैं बैठ के इसको एक्सप्लेन कर सकूँ, लेकिन मैं गवर्नमेंट के क्लेम पे जाऊँगा, बिकॉज अब गवर्नमेंट क्लेम करिए किसी बेसिस पे कर रही होगी, स्टडीज़ के बाद कर रही होगी, मैं उसको कोट कर रहा हूँ। उसमें एक जैसे ये गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट है कि ब्राज़ील में कई सालों से E27 लागू है,
हमारा E20 है, E27 में 27% आपका एथेनॉल उसका ब्लेंडेड है उसमें गवर्नमेंट कह रही है कि ब्राज़ील में 0 इश्यूज हुआ है, 27% में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। अब उनका वो डेटा है, वो कह रहे हैं कि ब्राज़ील में वही ऑटो मेकर्स जो है टोयोटा, होंडा, hyundai, ये सारे वहाँ भी वही लोग व्हीकल बना रहे हैं। तो फिर एक और चीज़ उसमें आता है मुद्दा कि आपने अगर पैसा, आपने कहा था कि इससे मनी बचेंगे, तो आपने सस्ता क्यों नहीं किया? अगर आपके पैसे बच रहे तो सस्ता तो कुछ हुआ नहीं है। अब इसमें फिर गवर्नमेंट का जो आर्ग्यूमेंट इन्होंने दिया है वो मैं उसको पढ़ के बता रहा हूँ। इनका आर्ग्यूमेंट है कि हाँ, तो वो कह रहे हैं कि एक और जो क्वेश्चन होता है इसमें कि आपको अगर कॉस्ट सेविंग हुआ, कॉस्ट एडवांटेज है तो आप कस्टमर्स को आपने क्यों नहीं दिया, लोगों को, कंज्यूमर को पास ऑन क्यों नहीं किया? उसमें जो गवर्नमेंट का भी अगस्त वाला जो एक्सप्लेनेशन है जी, वो कह रहे हैं कि ये लोग नीति आयोग की एक रिपोर्ट का रेफरेंस दे रहे हैं 2020 और 21 में, जब नीति आयोग का रिपोर्ट प्रिपेयर किया गया था उस समय एथेनॉल पेट्रोल से चीपर था। ओवर टाइम प्रोक्योरमेंट प्राइस ऑफ एथेनॉल हैज increased and now the weighted average price of ethanol is higher than cost of refined petrol. बेसिकली कि एथेनॉल का प्राइस अब जो है प्रोक्योरमेंट से लेके अब ज़्यादा हो गया है, तो इसीलिए पास ऑन नहीं कर रहे, बिकॉज पास ऑन तब की उस समय की रिपोर्ट जब कही गई थी उस समय एथेनॉल चीपर था, अब नहीं है। अब नहीं है, ये गवर्नमेंट का आर्गूमेंट है। देखिए इसमें आप हमेशा मुझे कह सकते हैं कि आप गवर्नमेंट का वर्जन ले रहे हो। अब गवर्नमेंट क्लेम करिए कि इन्होंने इंडस्ट्री के सारे एसोसिएशन सबको उन्होंने डिटेल्स दिए कि उन लोगों से कंसल्टेशन के बाद और उनके साथ बैठ के स्टडी करके ये उन्होंने आंकड़े दिया है। अब हो सकता है आपको गवर्नमेंट की बात पे विश्वास नहीं हो, मतलब कुछ आप में से कुछ को हो सकता है, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई जरिया नहीं कि जिसमें मैं काउंटर करूं उसको। मैं एक्सपर्ट नहीं हूं इसका, मैं वही जाऊंगा जो मैं आपको ऐसी चीज़ों में, इतनी टेक्निकल चीज़ों में आपको जो अवेलेबल डेटा है, अवेलेबल रिपोर्ट है, आपको उस पर जाना पड़ेगा। देखिए जहाँ तक गडकरी पे के कमेंट को लेके मैंने काफ़ी कमेंट्स आपके पढ़े हैं, जहाँ पे आपने कहा कि गडकरी को मैंने जैसे क्लीन चिट दिया, काफ़ी कुछ मैंने कमेंट्स में पढ़ा है। पॉइंट ये है कि अभी तक हमारे पास तथ्य क्या है? ठीक है, अपोजिशन ने कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बताया, अच्छा गडकरी के बेटों की कंपनी को के शेयर इतने हाई चले गए, 2100% बढ़ गए, ये वो काफ़ी उनको फ़ायदा हुआ। ठीक है, आरोप तो ठीक है, लेकिन आपके लिए, मेरे लिए क्या है कि तथ्य हमारे पास क्या है? मतलब केवल किसी कंपनी का शेयर बढ़ गया तो इसलिए कोई गैरकानूनी काम हुआ, ऐसा कोई जोड़ी, ऐसा कोई लिंक नहीं होता। अभी तक हमारे पास कुछ भी ऐसा तथ्य नहीं है जो प्रूव करे कि कोई गैरकानूनी काम किया है उस कंपनी ने। हाँ, एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं ना। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में उसमें 2-3 तरह से उसको देखना पड़ेगा। पहली बात कि ये एथेनॉल अभी से नहीं शुरू हुआ है, इस पॉलिसी एथेनॉल वाली बात शुरू हो गई 2003 से, जब वाजपेयी गवर्नमेंट थी तभी से इतना पुराना चल रहा है। इसके बाद अच्छा देखिए, ये पायलट कौन कर रहा है? पेट्रोलियम मिनिस्ट्री कर रही है इसको। गडकरी जी के पास कोई पेट्रोलियम रहा नहीं। अब वो एडवोकेट करते रहते हैं कि एथेनॉल से ये फ़ायदे है, वो किसानों का फ़ायदा है, एथेनॉल से आपका कॉस्ट जो उन्होंने कहा था कम होगा, जो गलत बात है, कॉस्ट कम हुआ नहीं, जो अब पीआईबी की रिलीज कह रही है कॉस्ट कम नहीं हुआ, बट वो कहते हैं कॉस्ट भी कम होगा, इन्वायरमेंटल आपका जो पोल्यूशन जो है वो काफ़ी कुछ रुकेगा। तो आप में कन्विक्शन आप कह सकते हैं, आप एडवोकेट कर सकते हैं एक पॉलिसी को, लेकिन उस पॉलिसी को इनके ये कहना कि पॉलिसी के थ्रू इनके बेटे की कंपनी को फ़ायदा हुआ, हो सकता है, लेकिन गडकरी ने कराया फ़ायदा। अब ये कहने के लिए आपको 2-3 चीज़ें उसको देखनी पड़ेगी। पहली बात, क्या नितिन गडकरी इस सरकार में इतने पावरफुल हैं कि वो पॉलिसी ड्राफ्ट करके पॉलिसी इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं किसी दूसरी मिनिस्ट्री का भी? अपनी मिनिस्ट्री का छोड़िए, बहुत सारी बातें उनकी अपनी मिनिस्ट्री के डिसीजन में भी होती है कि कितना वो करते हैं, कितने ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, कितना पीएमओ से आता है। लेकिन चलिए, तो ये कहना है कि नितिन गडकरी दूसरी मिनिस्ट्री से पॉलिसी डिक्टेट करके लाते हैं ताकि फ़ायदा हो उनके बेटे की कंपनी को, अगर आप ये अस्यूम करके चलते हैं तो हो सकता है, लेकिन मुझे उसमें थोड़ा सा मेरे लिए इस बात को डाइजेस्ट करना मुश्किल होगा कि गडकरी जी मोदी गवर्नमेंट में इतने पावरफुल हैं कि वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट करवाते हैं ताकि बेटे की कंपनी का फ़ायदा हो। ये थोड़े गले से नीचे नहीं उतरते, जो गडकरी जी की स्थिति है अभी की सरकार में। दूसरी बात कि ये अगर ऐसा हुआ, अगर हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ
तो ये कहना कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, गडकरी जी इतना फ़ायदा करा रहे हैं अपने बच्चों को और वो दोनों चुपचाप देख रहे हैं, ये भी बात थोड़ी सी गले से नहीं उतरती। ये मैं अभी तक जो तथ्य हैं उसके बेसिस पे कर रहा हूँ। बाद में कुछ निकल के आता है, अगर कुछ गलत हुआ हो जी। तो फिर उसकी तब देखेंगे। अभी तक हम जो अभी जो बात करेंगे इस इशू को, अभी तक जो हमारे सामने है उसी के बेसिस पे करेंगे। और मेरा अभी तक मेरा जो स्टैंड रहा केवल इस बात के उस बेसिस पे रहा है कि मुझे नहीं लगता कि नितिन गडकरी इतने पावरफुल हैं मोदी सरकार में कि वो दूसरे मिनिस्ट्री का भी पॉलिसी और सरकार की पॉलिसी तय करते हैं। बस यही कहना है इसमें मुझे। हमारा आज का आखिरी सवाल गौतम सिंह, उनके 2 सवाल हैं, एक बिहार से और एक दिल्ली से। वो ये कहते हैं, यह देखकर अच्छा लगता है कि कुछ असली मुद्दे अब हेडलाइन और मंत्रियों की प्राथमिकता बनते जा रहे हैं। जैसे दिल्ली में हम अब सरकार के मंत्रियों को लगातार यमुना की सफाई की बात करते हुए, सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ छठ पूजा और उसके बिहार कनेक्शन को ध्यान रखकर, यानी चुनाव को देखकर किया जा रहा है, या फिर बिहार चुनाव के बाद भी हमें ऐसी ही सक्रियता देखने को मिलेगी और अगले 5 सालों में हम वाकई एक साफ यमुना देख पाएंगे? उनका दूसरा प्रश्न, जो आपने एक तरह से ऑलरेडी उसका उत्तर दे दिया है, कि प्रशांत किशोर ने जो चुनाव ना लड़ने का फैसला किया है, उससे आपको क्या लगता है, क्या संदेश जाता है? देखिए, प्रशांत किशोर जी उस पे तो हम बात कर चुके हैं। जी जहाँ तक पहला दिल्ली सरकार में छठ पूजा में, हाँ, आपने देखा होगा कि जी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जितना कुछ बोल रही हैं, जितना मीडिया में आ रहा है, तो नेचुरली मतलब अब मैं ये कहूँ कि बिहार चुनाव से लेना देना नहीं है, तो ऐसा मैं नहीं कह सकता। ठीक है, पॉलिटिक्स है, लेकिन छठ के बाद भी ये कंटिन्यू करेगा। इसलिए भी आप कह सकते हैं कि अमित शाह डिक्लेयर कर चुके हैं कि 2029 के लोकसभा चुनाव के पहले यमुना क्लीन होगी। नाउ जब उस स्टेचर के नेता इस तरह का डिक्लेयर करते हैं कि अगले चुनाव के डेडलाइन के पहले, तो नेचुरली प्रेशर नीचे तक आएगा और ये कंटिन्यू करेगा, बिकॉज आप इतने बड़े स्टेटमेंट देके फिर आप बैक ऑफ नहीं कर सकते वहाँ से। जी, हमारे सारे व्यूअर्स के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें अगले सप्ताह के लिए भी काफ़ी सारे प्रश्न भेजिए, अलग अलग प्रदेशों से जुड़े प्रश्न भेजिए। हम हाजिर होंगे अगले सप्ताह।